हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। यहाँ पर मैं क्लास 12th की अकाउंट्स पढ़ाने वाली हूँ। उसका आज सबसे पहला वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का है। चाहे आप सीबीएसई के बच्चे हैं, चाहे आप स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, कहीं के भी आप स्टूडेंट्स हैं, आप मेरे इस वीडियो से अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। मैं हिंदी में समझाऊंगी लेकिन मेरे नोट्स इंग्लिश में रहेंगे, तो ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है और यूज़फुल है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या है चैप्टर का नाम? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। देखिए, हमने क्लास 11th में क्या पढ़े हैं? सोल प्रोप्राइटर, मतलब एक ही व्यक्ति होता है, एक ही व्यक्ति होता है। देखिए, जो क्या करता है? बिजनेस को चलाता है। ठीक है, वो कौन होता है? सोल प्रोप्राइटर। ये एक ही है व्यक्ति जो बिजनेस को चला रहा है। वो बिज़नेस के सारे डिसीजन ले रहा है, क्या सामान बेचना है, क्या सामान खरीदना है, किस तरह से लेन देन करना है, ये एक ही व्यक्ति कर रहा है। तो उसे क्या कहते हैं हम? सोल प्रोप्राइटर। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? दो या मोर देन टू। ठीक है, दो या दो से अधिक लोग मिलकर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, बिजनेस के सारे डिसीजन लेते हैं, क्या सामान बेचना है, क्या सामान खरीदना है, उसमें उन सभी लोगों की हिस्सेदारी रहती है। तो ये फर्म क्या कहलाती है? पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। समझ में आया? जब दो या दो से अधिक लोग कोई भी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दो लोग करेंगे तो वो वैसे भी पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी, या बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखिए, नीचे मैंने इसकी डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, क्या डेफिनेशन दी हुई है? नीचे मैंने इसकी डेफिनेशन दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोप्राइटर। देखिए, बिल्कुल सिंपल सी मीनिंग है। अ पार्टनरशिप इज द बिजनेस रिलेशनशिप अमंग टू और मोर पर्सन शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। दो या दो से अधिक लोग प्रॉफिट और लॉस को क्या करते हैं? देखते हैं। मतलब यदि प्रॉफिट होता है तो आपस में बांट लेते हैं, लेकिन यदि लॉस होता है तो वो भी आपस में बांट लेते हैं। पहले क्या होता था? सोल प्रोप्राइटर में एक ही व्यक्ति था, प्रॉफिट हुआ तो उसने रख लिया, लॉस हुआ तो वो भी उसको वहन करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर जितने भी पार्टनर्स हैं सभी को प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली या जो भी उनका रेशो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ये होती है डेफिनेशन। और आखिरी में क्या लाइन लिखी है? कैरिड ऑन बाय ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसमें क्या होता है? जैसे दो पार्टनर हैं, मैंने आपको बताया ना, सपोज करा है हमने कि ये दो पार्टनर हैं। ठीक है, अब जो ये एक पार्टनर है इसका नाम है नमन और ये दूसरा पार्टनर है इसका नाम है अमन। ठीक है, अब ये जो नमन है ये क्या है? बहुत होशियार है, उसे बहुत बिजनेस चलाना आता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। तो उसने अमन से कहा कि क्यों ना तू पैसा लगा दे और अपन दोनों मिलकर एक फर्म खोल लें, जिसे क्या कहा जाए? पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो अमन ने कहा ठीक है। अमन ने कहा लेकिन भैया मुझे बिजनेस चलाने का कोई आइडिया नहीं है, सारे बिजनेस के डिसीजन तुम लेना, कैसे बिजनेस को चलाना है वो तुम चलाना, मैं तुम्हें अपनी तरफ से ओके करता हूँ, मैं हूँ तुम्हारे बिजनेस का पार्टनर, लेकिन मैं कोई डिसीजन या ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मुझे इसका आइडिया नहीं है। तो नमन क्या कहता है? ठीक है, तुम ऐसा करो, बस पार्टनर बन जाओ मेरे, सारा काम मैं संभालूंगा। तो इसके लिए अमन ओके कर देता है। तो वही चीज़ है कि ये हैं तो दो पार्टनर, पर काम सारा कौन कर रहा है? काम सारा कर रहा है नमन। ठीक है, तो ये चीज़ भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर आती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है? नीचे दिया है पार्टनर्स फर्म या फर्म नेम। अब मैंने बताया कि जो व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर इंडिविजुअली, एक व्यक्ति, तीन लोग, चार लोग या और भी लोग हो सकते हैं, मिलकर जब कोई फर्म स्टार्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम फर्म कहते हैं। कलेक्टिवली वो फर्म कहलाती है। और वो जो व्यक्ति होते हैं वो कौन कहलाते हैं? वो कहलाते हैं पार्टनर्स। और जब वो मिलके उसको कोई नाम देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? फर्म नेम। क्लियर हो गया? चलिए, क्लियर हो गया मैडम।
अब नेक्स्ट क्या दिए हुए हैं, इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है इसेंशियल फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब कौन से ज़रूरी फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टनरशिप फर्म के। देखिए इसमें सबसे पहला क्या दिया है, 2 और मोर पर्सन। जैसा कि अभी हमने बताया मैंने आपको कि 2 या 2 से अधिक लोग होना चाहिए, तो यहाँ पर कम से कम 2 या 2 से अधिक लोग होने की बात कही गई है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अनुसार ये 2 तरह के लोग कोई भी पार्टनरशिप फर्म में इंक्लूड नहीं हो सकते। कौन से, जिनका अनसाउंड माइंड है, मतलब जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, या वो व्यक्ति जो डिसक्वालीफाई बाय एनी लॉ, मतलब कोई लॉ ने उन्हें डिसक्वालीफाई कर दिया है। अब इसका क्या मतलब है, मतलब क्या होता है, जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, ठीक है ना, या जज हैं या कोई सिविल सर्वेंट है, ये लोग बिजनेस नहीं कर सकते हैं, ये डिसक्वालीफाई बाय लॉ हैं, मतलब इनको बिजनेस करने की इजाज़त नहीं होती है, ठीक है ना। कोई पार्टनरशिप फर्म भी ये चालू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब वही चीज़ लिखी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। कंपनी एक्ट 2013 जो अभी हमारा लेटेस्ट है उसके अनुसार कम से कम 100 पार्टनर हो सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ 100 पार्टनर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 100 पार्टनर हो सकते हैं और कम से कम 50 पार्टनर हो सकते हैं। ये कहाँ पर दिया है, द कंपनी रूल 2014 में निकाला गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 100 पार्टनर्स हो सकते हैं और कम से कम 50 पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही पार्टनर बनेंगे, 50 से 100 तक के पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की जा सकती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या दिया है, माइनर एज अ फर्म। यदि कोई माइनर क्या होते हैं, 18 ईयर्स से कम के व्यक्ति, वो पार्टनर बन सकते हैं क्या, हाँ बन सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ प्रॉफिट के हकदार होंगे, ठीक है। लॉस के, नॉट इन द लॉसेज, लॉस होता है तो उन्हें नहीं पे करना पड़ेगा। क्यों, कैसे करेंगे, क्योंकि वो खुद माइनर हैं। इसके अलावा उन्हें 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि यदि वो चाहें कि पार्टनरशिप फर्म से अपना नाम वापस लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है मैडम। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देखिए एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या दिया है, एग्रीमेंट में दिया है पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंट बाय द एग्रीमेंट। अब ये जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। अब ये क्या है, जैसे दोनों पार्टनर थे, अमन और नमन, ये दोनों दोस्त हैं, इन्होंने कहा यार अपन एक पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं या एक पार्टनरशिप में एक दुकान खोलते हैं। उन दोनों ने ओरली बात कर ली, ठीक है, बोला कि यार जितना प्रॉफिट होगा आधा आधा हम रख लेंगे, ठीक है, ओरली बात हो गई, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ, सिर्फ ओरल एग्रीमेंट हुआ, तो वो क्या कहलाएगा, ओरल एग्रीमेंट। अब रिटर्न एग्रीमेंट क्या होती है, जिसमें प्रॉपर हर चीज़ लिखी होती है कि कितना, यदि प्रॉफिट होगा तो कितना आपस में शेयर करेंगे, यदि कोई डिस्प्यूट हो गया तो किस तरह से उसका सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीज़ें किस में दी होती हैं, रिटर्न एग्रीमेंट में। इस रिटर्न एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है, ध्यान से देखिएगा, इस रिटर्न एग्रीमेंट को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। ये इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जाता है, इस रिटर्न एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, बिजनेस। जब पार्टनरशिप इस्टेब्लिश होती है उसे बिजनेस कहते हैं। बिजनेस कह लो, फर्म कह लो, ऑर्गेनाइजेशन कह लो, आप कुछ भी कह सकते हो, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग, अब यदि रिटर्न एग्रीमेंट है तो उसमें लिखा होगा कि 50 इक्वली शेयर करेंगे या 40-50 के रेशो में करेंगे, या जो भी शेयर होगा वो रिटर्न एग्रीमेंट में ये होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसके लिए भी आगे एक कंडीशन है। यदि रिटर्न एग्रीमेंट में ये सब चीज़ें नहीं लिखी है तो आगे क्या होगा उसको मैं अब आगे आपको बताऊंगी, है ना। ये 5th वाला क्या है, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। ये मैंने आपको बताया ना कि 2 पार्टनर हैं, अमन और नमन। अमन ने सिर्फ पैसा लगाया है, वो कोई काम नहीं कर रहा है, उसने कोई डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसने खुद ने एग्री कर लिया कि मैं नहीं करूँगा, तो नमन ही सब संभालता है। तो है तो पार्टनरशिप फर्म, लेकिन काम कौन कर रहा है, नमन कर रहा है, लेकिन तब भी उस स्थिति में भी उसको पार्टनरशिप फर्म कहा जाएगा। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है मैडम, क्लियर हो गई। अब क्या है, आगे देखते हैं। राइट्स ऑफ द पार्टनर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्टनर्स के क्या राइट होते हैं। तो राइट्स ऑफ द पार्टनर में हम देखेंगे, एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू पार्टिसिपेट द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। मैनेजमेंट मतलब जो मैनेजमेंट की, जैसे हमने क्लास 11 में पढ़ा था ना, एक्टिविटीज़ होती हैं कि किसकी स्टाफिंग करनी है, किसको ऑर्गेनाइज करना है, किसको आगे अपॉइंट करना है, या जो भी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ हैं मैनेजमेंट की, उनमें क्या करते हैं, दोनों पार्टनर, तीनों पार्टनर या 50 पार्टनर जितने भी हैं सब इन्वॉल्व रहते हैं।
दूसरा क्या है, राइट टू कंसल्ट अबाउट द बिजनेस मैटर। जितने भी बिजनेस के मैटर हैं छोटे मोटे, उसमें हर पार्टनर इन्वॉल्व रहता है। एवरी पार्टनर राइट टू इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट। बुक ऑफ अकाउंट को हर पार्टनर देख सकता है कि क्या लेन देन हुआ, फाइनेंशियली कितना खर्चा हुआ, कितना पैसा आया, वो दोनों पार्टनर्स या उससे अधिक पार्टनर्स देख सकते हैं। राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। जो रेशो है उसे प्रॉफिट और लॉस को उसको आपस में बांटना होता है। यदि कोई पार्टनर ने एडवांस लोन लिया है, ठीक है ना, यदि उसने कोई लोन लिया है तो किससे, फर्म से, ठीक है, फर्म से यदि किसी पार्टनर ने लोन लिया है। इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा बना के बताती हूँ। जैसे ये एक पार्टनर है और ये फर्म है, ठीक है, पार्टनर दो हैं क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म है, हम ये बस लेके चल रहे हैं कि दो पार्टनर हैं। अब ये जो है अमन, एक नमन था हमारा, है ना, तो अमन ने क्या किया है, इस फर्म से लोन लिया है। अब फर्म के पास पैसा ज़्यादा था तो फर्म ने क्या किया, इसको लोन दे दिया। अब लोन दिया साल भर का, 2 साल का, 3 साल का, तो अब क्या होगा ना, ये अमन को इसको इंटरेस्ट देना होगा। लोन का तो जो अमाउंट देना है वो तो देना ही है, लेकिन इंटरेस्ट भी देना होगा। तो क्या होता है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन कहते हैं इसको। इसी तरह से क्या होता है, अमन ने अभी फर्म से लोन लिया है, कभी हो सकता है कि फर्म भी अमन से लोन ले ले, ठीक है ना। फर्म को पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो वो आ जाए अपने पार्टनर के पास कि भैया हमको लोन दे दो। कैपिटल तो लगाते ही हैं, ऐसा नहीं है कि जो पार्टनर से कैपिटल तो लगा ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा यदि फर्म को ज़रूरत पड़ गई तो उसने पार्टनर से लोन ले लिया, तो वो भी क्या करेगी, जो पार्टनर है वो भी फर्म से क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। कहेंगे कि यार तुमने हमसे लोन लिया है, अब हमें इंटरेस्ट भी दो। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन का भी पेमेंट या रिसीव्ड किया जाता है फर्म और पार्टनर के बीच, ठीक है। इसकी भी डिक्लेरेशन किस में दिया होता है, इसका डिक्लेरेशन दिया होता है पार्टनरशिप डीड में। यदि ऐसा नहीं है तो किसे माना जाता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को। अब आप बोलेंगे मैडम ये क्या है, मैंने आपको बताया था कि यदि पार्टनरशिप डीड में सभी चीज़ें क्लियर दी हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि पार्टनरशिप डीड में चीज़ें क्लियर नहीं दी हैं या उसमें बहुत सी चीज़ें छोड़ दी गई हैं तो किसे माना जाएगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 को। उसके अनुसार 6% के हिसाब से पर ईयर लोन पे इंटरेस्ट दिया या लिया जाएगा, चाहे फर्म ने लिया हो चाहे पार्टनर ने लिया हो, जो भी हो 6%। अभी और भी चीज़ें आएंगी कि 1932 एक्ट में क्या क्या है, अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या दिया है, डिसीजन ले सकता है, यदि वो चाहे तो किसी नए पार्टनर को भी एडमिट कर सकते हैं। यदि ये दो पार्टनर हैं, ये दोनों आपसी सहमति से किसी नए पार्टनर की भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्या है, नया पार्टनर भी आ जाए, वो पैसा लेके आएगा तो उसे भी एंटर कर लेंगे। उसके बाद यदि कोई पार्टनर है, अब वो पार्टनरशिप फर्म में नहीं रहना चाहता है तो वो रिटायर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो रिटायरमेंट का भी हर पार्टनर को राइट होता है। क्लियर हो गई, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, पार्टनरशिप डीड, सबसे इम्पॉर्टेंट। मैंने बताया था ना, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, जिसमें हम रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं। ओरल एग्रीमेंट कभी भी पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, रिटर्न एग्रीमेंट ही पार्टनरशिप डीड कहलाती है। अब इसमें क्या क्या दिया होता है, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें दिया होता है पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन, फर्म का डिस्क्रिप्शन, नेचर ऑफ बिजनेस, उसके बाद पार्टनरशिप के बारे में बताया गया है, कैपिटल कितनी कंट्रीब्यूट की गई है, ठीक है, पार्टनर्स के द्वारा वो बताया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है वो किसको देना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा, पार्टनर्स को। क्यों, क्योंकि जो कैपिटल होती है ना वो पार्टनर्स द्वारा लगाई जाती है, कहाँ पर, फर्म में। अब ये जो फर्म है इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा हर साल कैपिटल पे, तो उसका लिखा रहता है कि कितने % इंटरेस्ट देगी वो फर्म। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब क्या होते हैं, पार्टनर कभी कभी फर्म से पैसे ले लेते हैं कि भैया हमको पैसा दे दो, हमें पैसों की ज़रूरत है, हमें घर में कार खरीदनी है, तो वो पैसे ले लेते हैं। तो अब क्या होता है, ये जो पार्टनर हैं इनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, किसको, फर्म को। क्लियर हुई बात, जो कैपिटल है वो पार्टनर से ले रही है फर्म, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट पे करेगी और ड्राइंग पार्टनर
फर्म से ले रहा है तो वो इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, इसे और आगे हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ये तो अभी आज मैं आपको बेसिक समझा रही हूँ क्योंकि आज हमारा पहला ही वीडियो। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो मैंने अभी आपको समझाया था। रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, इसमें पार्टनर को सैलरी दी जाती है क्योंकि पार्टनर सिर्फ स्टार्ट नहीं कर रहा है बिजनेस, उसमें काम भी कर रहा है, तो रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर भी दिया जाता है। गुडविल, भैया वो दो मिलके काम कर रहे हैं तो उनकी फर्म का बड़ा नाम हो जाएगा, गुडविल हो जाएगी, तो उसका भी वैल्यूएशन करना होता है। वैल्यूएशन और एसेट्स, जितनी एसेट्स हैं उनके पास उसका भी उनको क्या करना होता है, वैल्यूएशन करना होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए आप कितना सारा दिया है, ये सब चीज़ें दी होती हैं। सेटलमेंट अमाउंट, अकाउंटिंग पीरियड, राइट्स एंड ड्यूटी, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, बैंक अकाउंट, डेथ ऑफ पार्टनर, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, ये सारी चीज़ें क्लियरली उसमें दी होती हैं। क्लियर हो गया मैडम, यहाँ तक तो क्लियर हुआ ना। चलिए अब नेक्स्ट क्या दिया रहता है, पार्टनरशिप डीड में क्या इंपॉर्टेंस है पार्टनरशिप डीड की, क्यों ज़रूरी है पार्टनरशिप डीड बनाना। देखिए यदि इन फ्यूचर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हो गया, ठीक है ना, यदि कोई डिस्प्यूट हो गया तो क्या करेंगे, लीगल कार्यवाही करनी पड़ेगी, कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, तो उसमें जो लिखा होगा उसको मान्य करेंगे ना कि भैया एग्रीमेंट बना था और इस तरह की यदि डिस्प्यूट हुआ है तो वो आगे फ्यूचर में काम आएगा। नेक्स्ट क्या है, सारी राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़, सारी राइट्स ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ईच पार्टनर की उसमें दी रहती है। यदि डिस्प्यूट अराइज होता है तो सेटलमेंट किससे होता है, पार्टनरशिप डीड से ही होता है। यदि पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट ही नहीं है, सिर्फ उसने ओरल एग्रीमेंट कर लिया था, ओरली बोल दिया था, या बहुत सी चीज़ें क्या की थी, छोड़ दी थी पार्टनरशिप डीड में लिखना, तो किसे अप्लाई किया जाता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 को अप्लाई किया जाता है। बस मैडम बस, ये है क्या 1932 पार्टनरशिप एक्ट। अब आप थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दीजिए। मुझे मालूम है कि बच्चे बार बार यही सोचते होंगे कि कंपनी का एक कौन सा पार्टनरशिप एक्ट है 1932 जिसको डाला जाता है। तो अब अगला हम वही समझेंगे कि 1932 पार्टनरशिप एक्ट में क्या क्या दिया रहता है। तो देखिए ये है प्रोविज़न affecting accounting treatment the absence of partnership deed, तो वही लिखा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई। इसमें क्या दिया रहता है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, यदि किसी तरह का कोई भी लिखित में कुछ भी नहीं दिया है तो इक्वली, इसको नोट करिएगा, इक्वली इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, चाहे प्रॉफिट हुआ चाहे लॉस हुआ, इक्वली जितने भी पार्टनर्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने समझाया ना, कैपिटल किससे ली जाती है, पार्टनर से। अब उस पार्टनर से कैपिटल ली है फर्म ने, तो फर्म को क्या करना पड़ता है, उस पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ता है। कोई पार्टनर ज़्यादा कैपिटल लेकर आता है, कोई पार्टनर कम कैपिटल लेकर आता है, तो उसको उसमें लिखा रहता है पार्टनरशिप डीड में कि कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा। लेकिन इन केस यदि नहीं लिखा है तो किसी भी तरह का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट पेड टू द पार्टनर्स, पार्टनर्स को पेड नहीं किया जाएगा। क्लियर हुआ भैया। अब क्यों नहीं लिखा, उस समय लिखना था ना, उस समय नहीं लिखा तो अब कोई पेड नहीं होगा। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसमें भी यही स्थिति है। यदि पहले आपने पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा है तो यदि किसी पार्टनर ने पैसा निकाल लिया फर्म से तो भैया उसको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कुछ भी लिखा ही नहीं है, कोई चार्ज नहीं लगेगा पार्टनर के ऊपर। ठीक है ना, बढ़िया मज़े भी हैं इस चीज़ के। अब इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन बाय पार्टनर, यदि उसने लोन लिया है, चाहे फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है चाहे पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है, तो 6% पर एनम, ध्यान रखिएगा 6%। बहुत से बच्चे जब क्वेश्चंस करते हैं तो छोड़ देते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। आप चाहे कुछ नोट करें चाहे नहीं करें, 1932 जो पार्टनरशिप एक्ट हैं उसके क्या प्रोविज़न है उसे नोट ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद रेन्यूमरेशन ऑफ पार्टनर, ये भी नहीं चुकाया जाता, चाहे सैलरी हो चाहे कमीशन हो, वो किसी भी पार्टनर को नहीं पेड की जाती यदि पार्टनरशिप डीड में बनाई ही या नहीं गई हो या लिखा नहीं हो। क्लियर। उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर, यदि कोई भी पार्टनरशिप डीड में किसी भी नए पार्टनर के एडमिशन का नहीं लिखा है तो कोई भी नया पार्टनर को नहीं एडमिट किया जा सकता। यदि कोई एक पार्टनर बोल दे कि नहीं भैया मैं नए पार्टनर की एंट्री नहीं चाहता, ठीक है ना, सभी पार्टनर यदि एग्री हो जाते हैं तो बात अलग है, लेकिन यदि नहीं एग्री होते हैं तो किसी नए पार्टनर को एंटर नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गया। चलिए अब नीचे क्या दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर
एंड बाय द फर्म। अभी मैंने बात बताई आपको कि लोन फर्म द्वारा लिया जा सकता है पार्टनर से, या पार्टनर द्वारा लिया जा सकता है फर्म से, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है कि किसने किससे लोन लिया है। यदि पार्टनरशिप डीड में क्लियरली लिखा है तो कोई बात नहीं कि कितना इंटरेस्ट लगेगा, यदि नहीं लिखा है तो वही चीज़ दोहराई गई है कि 6% पर एनम के हिसाब से लगेगा। यदि कैपिटल में से लोन लिया गया है तो उसका अलग ट्रीटमेंट होगा, यदि प्रॉफिट में से लोन लिया गया है तो उसका अलग ट्रीटमेंट होगा। तो यहाँ पर हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब यदि पहला तो क्या था कि इंटरेस्ट ऑन लोन किसने, बाय द पार्टनर टू द फर्म था, और दूसरा क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर बाय द फर्म टू द पार्टनर। तो वही चीज़ है, उसे घुमा फिरा के 2 बार दिया हुआ है, उसमें कोई बहुत ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है जो मैंने आपको अभी पहले नहीं बताई हो। क्लियर। अब नीचे क्या दिया है, रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर। अब आप बोलेंगे कि मैडम रेंट क्या होता है। यदि फर्म जो है, ठीक है ना, यदि जो रेंट है कैसे चुकाया जाएगा, यदि फर्म है वो पार्टनर की किसी बिल्डिंग में काम कर रही है, ठीक है, या उसकी जगह पे काम कर रही है, तो फर्म को जिस पार्टनर की बिल्डिंग में काम कर रही है उसे रेंट पेड करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि ये 2 पार्टनर थे, ठीक है, जिसमें से एक था कौन, नमन, और एक था अमन। अब नमन ने बिजनेस बोला कि यार मैं सब संभाल लूँगा, लेकिन अमन ने बोला कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं बिजनेस तो नहीं संभालूंगा लेकिन मैं अपनी बिल्डिंग तुम्हें काम करने के लिए दे दूँगा। नमन ने कहा ठीक है, लेकिन अब फर्म काम कर रही है उस बिल्डिंग में, तो फर्म को क्या करना पड़ेगा, ये जो अमन है इसको रेंट पेड करना पड़ेगा, ठीक है। और इस रेंट की एंट्री कहाँ पर होगी, आगे जब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे वहाँ पर होगी। क्लियर हो गया। वैसे ही नेक्स्ट है मैनेजर का कमीशन। जो मैनेजर होते हैं वो एम्प्लॉय होते हैं फर्म के, इसलिए उन्हें कमीशन देना पड़ता है। अब ये कमीशन जो होता है या तो प्रॉफिट के अगेंस्ट होता है या कैसे होता है, अलग तरीके से भी कमीशन दिया जा सकता है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि किस तरह से कमीशन का पेमेंट करना है। हम आगे इसे भी समझेंगे, अभी तो आज हम बेसिक समझ रहे हैं। आगे कमीशन को 2 तरीके से, बिफोर एंड आफ्टर, इस तरीके से भी पेमेंट किया जा सकता है, तो उसे हम आगे हमारे वीडियोज़ में समझेंगे। क्लियर। अब क्या है नेक्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो प्रॉफिट या लॉस है पार्टनर्स के बीच कौन सा अकाउंट बना के किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये नाम ध्यान रखिएगा बच्चों। पहले हम सोल प्रोप्राइटर में कौन सा अकाउंट बनाते थे, P&L अकाउंट बनाते थे, बट पार्टनरशिप फर्म में हमेशा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए हम ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्टनर्स के बीच। यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट और लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। हमने पढ़ा ना पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके हिसाब से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। हम जानते हैं कि जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप का जब हम P&L अकाउंट करते हैं उसमें तैयार, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम बहुत सारे एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट, लोन का एडजस्टमेंट, रिजर्व का एडजस्टमेंट, बहुत सारे दुनिया भर के एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं हमको यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या बनाया जाता है, यहाँ पर इन सब चीज़ों को देखने के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, जिससे क्या होता है, सारी चीज़ों को पहले कैलकुलेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में आपको पका पकाया माल मिल जाएगा। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन भी निकालना पड़ेगा। सारे कैलकुलेशन, कमीशन का, रेंट का, सबके कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, और फिर उनसे क्या होगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो देखिए उसका क्या फॉर्मेट है उसको हम देख लेते हैं। देखिए क्या क्या आता है, जैसे मैंने अभी बता ही दिया वही चीज़ लिखी है। इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। देखिए ये आ गया प्यारा सा इसका फॉर्मेट, छोटा सा, ठीक है। क्या दिया है इसके फॉर्मेट में, जैसे सिंपल बनाते थे अपन, P&L अकाउंट लिखते थे ना ऊपर, तो यहाँ पर लिखना है P&L प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, आखिरी में जो भी ईयर है उसके लिए।
यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, 4 कॉलम बन जाएंगे। अब सबसे पहले जो हमें यदि P&L अकाउंट का कोई लॉस है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, एक ही चीज़ है जो क्वेश्चन में दी रहेगी कि या तो लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। यदि P&L अकाउंट का लॉस है तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड, यदि प्रॉफिट है तो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स की, जैसे दो थे ना, अमन एंड नमन, फिर वो हमेशा कहाँ आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा कहाँ पर आएगी, क्रेडिट साइड, वो भी दोनों पार्टनर की, और प्लस करके हम बाहर लिख देंगे। उसके बाद पार्टनर की सैलरी, कमीशन और रिजर्व, ये हमेशा कहाँ पर आएंगे, डेबिट साइड आएंगे। सिर्फ एक ही चीज़ क्रेडिट साइड आएगी, वो क्या आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और यदि लॉस दिया है तो वो लॉस आएगा, लॉस नहीं सॉरी बच्चों, प्रॉफिट दिया है तो वो प्रॉफिट आएगा। ठीक है ना, ये आया है ना, ये प्रॉफिट और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, देख लेंगे किस साइड का बैलेंस ज़्यादा है। यदि इधर का है तो यहाँ प्रॉफिट हो गया, तो जो प्रॉफिट है ना वो भी दोनों पार्टनर्स या तीनों पार्टनर्स या जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो रेशो दिया रहेगा। सपोज यहाँ पर तो मैं बार बार आपसे इक्वली बोल रही हूँ कि इक्वली है ना, इक्वली का मतलब 1:1, मतलब यदि 50,000 का प्रॉफिट हुआ है तो 25,000 दोनों को मिल जाएंगे। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, 3:2 का भी रेशो दिया हो सकता है, 4:5 का भी रेशो दिया हो सकता है। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलेगा ना, उसे हमें उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, ऐसा अभी से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, पहला ही वीडियो है ये, तो उसमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जनरल एंट्री। इनकी कभी कभी जनरल एंट्रीज भी पूछ लेते हैं। तो जनरल एंट्री बिल्कुल सिंपल है। जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, देखिए मैंने यहाँ पर दी हुई है, यदि आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, वरना बुक में भी दी हुई हैं। देखिए, यदि प्रॉफिट होता है तो यदि P&L अकाउंट में प्रॉफिट होता है तो P&L प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखिए क्या एंट्री होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यदि लॉस होता है तो क्या करेंगे, लॉस को वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, ये प्रॉफिट के लिए, ये लॉस के लिए। देखिए सबकी एंट्री दी हुई है। ये सैलरी, कमीशन, सैलरी होती है तो देखो सैलरी और कमीशन को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पहले ट्रांसफ़र करते हैं और फिर कहाँ का ट्रांसफ़र करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसी तरह से यहाँ पर देखिए आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए दिया है ना बच्चों, यहाँ पे देखिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ये सैलरी की, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, ये रिज़र्व की। ठीक है, ये सारी एंट्रीज दी हुई हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमको क्लियरली समझ में आ जाएगी। ये एंट्री बुक में भी दी हुई है, इन्हें आप नोट कर लीजिए। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इनके साथ ये एंट्रीज भी करते जाएंगे तो आपको क्लियरली समझ में आती जाएगी। मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, साथ ही साथ मेरा फेसबुक पेज है स्टडी नेटिक के नाम से, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से, प्यार से, सिंपल तरीके से आपको पढ़ाऊंगी। ज़्यादा शू शाम मुझसे होती नहीं है, इसलिए वो मैं नहीं कर पाऊंगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो नंबर 2 के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसके बाद भी और चीज़ें हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय।